अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आई होप यू ऑल आर फाइन। आज जो हम अपना केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करने जा रहे हैं, मतलब पार्ट 3 है स्टेट ऑफ मैटर का। जैसे मैंने आपको बताया था, स्टेट ऑफ मैटर के जो है मतलब 3 चैप्टर में इसको डिवाइड कर दिया गया है। पहले हमने गैसेस पढ़ा था, पूरा मतलब कंप्लीट किया वन शॉट में। देन हमने वन शॉट लेक्चर में लिक्विड को कंप्लीट किया है। और आज हम कंप्लीट करने जा रहे हैं स्टेट ऑफ मैटर सॉलिड। जैसे पिछले चैप्टर में थ्योरीज वगैरह थी, इसमें भी कुछ इसी तरह ही है, प्रॉपर्टीज़ हैं और जो है कुछ डिफरेंसेस हैं। कोई फार्मूला बेसिस चैप्टर ये नहीं है, लेकिन गैसेस का चैप्टर में फार्मूलाज हैं, न्यूमेरिकल्स हैं, वो आपको करने हैं। बुक से देख के करें, और जो है मतलब वर्कशीट्स पे आपको वेबसाइट पे दे दी गई होंगी, वहाँ से देख के आप कर सकते हैं। बट ये दो चैप्टर जो हैं ये थ्योरी बेसिस हैं, इन पे जो है एमसीक्यूज बन सकते हैं, और वो थोड़ा ट्रिकी बनेंगे अगर आपको थोड़ा सा कंसेप्ट अगर आप सही तरह नहीं समझते हैं। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 6, स्टेट ऑफ मैटर सॉलिड। जैसे आपने अपनी मतलब जो प्रीवियस क्लासेस में तो पढ़ा ही होगा कि व्हाट इज सॉलिड। अब हम थोड़ा सॉलिड के बारे में, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी क्या कहती है, उसको हम देखेंगे। जैसे लिक्विड और गैसेस के बारे में काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ने कुछ पॉस्टुलेट्स दिए थे, इसके बारे में भी कुछ इंटरसेप्शंस हैं, वो सॉरी इंटरप्रिटेशन है। अब वो जो है हम देखेंगे। नाउ क्या है, पहले हम देख लेते हैं द स्टेट वेयर। हमें पता है कि ये टाइटली पैक्ड होते हैं इनके मॉलिक्यूल, मतलब अगर आपको गैसेस के मॉलिक्यूल के दरमियान गैप ज़्यादा है, तो इसी तरह लिक्विड के मॉलिक्यूल में गैप थोड़ा सा कम होगा, और सॉलिड के मॉलिक्यूल बिल्कुल आपस में करीब होंगे। तो मतलब सॉरी गैसेस एंड लिक्विड एंड सॉलिड, इनमें डिफरेंस क्या है कि इनके पार्टिकल्स की अरेंजमेंट। इनके पार्टिकल्स गैसेस के दूर होते हैं, रैंडम मोशन करते हैं, बट इनका थोड़े रिस्ट्रिक्टेड होते हैं। और थोड़े पार्टिकल्स थोड़े करीब होते हैं और रिस्ट्रिक्टेड मोशन करते हैं। इनके पार्टिकल्स मोशन नहीं करते, अबाउट मीन पोजीशन पे ही रहते हैं, मतलब एक फिक्स पोजीशन पे ही मूव करते रहते हैं, वाइब्रेट होते रहते हैं। और ये जो है टाइटली पैक्ड होते हैं। अगर बात की जाए तो इनके दरमियान एक स्ट्रॉन्ग फोर्स होगी एज़ कम्पेयर टू लिक्विड एंड गैस। इनके अंदर इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्सेस नहीं होती हैं, बल्कि सॉलिड के अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होती हैं, जिसकी वजह से वो टाइटली पैक्ड हैं और स्टेबल होते हैं, एक डेफिनेट शेप रखते हैं। आपको सॉलिड का एक डेफिनेट शेप दिखेगा, लेकिन लिक्विड को आप किसी भी कंटेनर में डाल लो, वाट ग्लास में तो ग्लास की शेप ले लेगा, प्लेट में तो प्लेट की शेप ले लेगा, किसी भी बीकर में डाल लो उसकी शेप ले लेगा। तो मतलब इसका डेफिनेट वॉल्यूम और शेप है, ये अपना वॉल्यूम और शेप चेंज नहीं करता। और गैसेस का तो वैसे ही कोई डेफिनेट शेप नहीं होती। अब ये इनके पार्टिकल्स जो होते हैं ना, वो फ्रीली मूव नहीं करते जैसे गैस के पार्टिकल मूव करते हैं। लिक्विड के भी थोड़ा ज़्यादा मूव करते हैं, लेकिन इनके पार्टिकल बिल्कुल मूव नहीं करते। मतलब ये क्या करते हैं, ये एक फिक्स पोजीशन है, उसी पे हल्का सा वाइब्रेट होंगे फोर्थ एंड बैक, इस तरह से वाइब्रेट होंगे एक फिक्स पोजीशन पे, और जो है स्टेबल रहेंगे। इसलिए आपको सॉलिड रिजिड दिखते हैं, क्योंकि इनके पार्टिकल्स कितने ज़्यादा करीब हैं और इनके दरमियान स्पेसेस कम है। अब इनकी शेप और डेंसिटी जो है मतलब वो उनके हिसाब से होती है। फॉर एग्जांपल हर चीज़ की डेंसिटी अलग होती है, और हर सॉलिड की शेप भी अलग होती है। अच्छा, सॉलिड जो है मतलब इनको हम कंप्रेस नहीं कर सकते। गैसेस को तो कंप्रेस कर पा रहे थे, लिक्विड तो वैसे ही बहुत कम कंप्रेस हो पा रही थी। सॉलिड तो ऑब्वियस सी बात है बिल्कुल कंप्रेस नहीं हो सकता है, क्योंकि इनके दरमियान गैप बिल्कुल कम होता है, बहुत कम होता है लिक्विड और गैस के कंपैरिजन में, इसलिए कंप्रेस नहीं हो पाते। अभी आपको मैंने कुछ पार्टिकल्स की अरेंजमेंट दिखाई है कि किस तरह गैसेस के पार्टिकल्स दूर होते हैं। अगर हम लिक्विड देखें तो थोड़ा सा करीब होते हैं, और सॉलिड बिल्कुल एक टाइटली पैक्ड हैं, अरेंज हुए हुए हैं। अब इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ देखेंगे सॉलिड्स की, कि जैसे हमने देखा था पिछले चैप्टर में काइनेटिक एनर्जी जो मॉलिक्यूलर मोशन जो लिक्विड की देखी थी, वो इतनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन वो भी काइनेटिक एनर्जी पजेस कर रहा था। लेकिन पार्टिकल ऑफ सॉलिड जो है वाइब्रेट करते हैं अपनी मेन पोजीशन पे, तो इसलिए जो है ये कोई भी एनर्जी पजेस नहीं करते, मतलब इनमें कोई ट्रांसलेशनल और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी नहीं होती। और इस तरह का ये मोशन भी नहीं करते, जैसे ट्रांसलेशन स्ट्रीट एंड रोटेशनल सर्कुलर पाथ, इस तरह के पाथ में ये मूवमेंट नहीं करते हैं। हमें पता ही तो एक जगह पे स्टेबल मतलब जो है अपनी पोजीशन पे है, जिसकी वजह से उसी पोजीशन पे वाइब्रेट कर देते हैं। अगर फोर्स पूछा जाए तो इनके दरमियान फोर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स होती है, जिसकी वजह से ये टाइटली पैक्ड है। ओके, और लिक्विड के मॉलिक्यूल के दरमियान इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, इसलिए जो है थोड़ा दूर है। अगर उनके दरमियान भी स्ट्रॉन्ग होती है, वो टाइटली पैक्ड हो जाते हैं और सॉलिड बन जाते हैं। इसलिए तो हम लिक्विड को जब उसकी काइनेटिक एनर्जी कम करते हैं, मतलब उसको टेम्परेचर कम करते हैं, मतलब उससे हम कूल करते हैं, तो उनके पार्टिकल्स करीब आ जाते हैं और सॉलिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। कंप्रेशन, सॉलिड कंप्रेस हो ही नहीं सकता है, नियरली इनकम्प्रेसिबल।
ओके, इसलिए आपने कभी भी सॉलिड के कंप्रेशन का मतलब कोई नहीं सुना होगा कि सॉलिड को कंप्रेस कर रहे हैं, लिक्विड को कंप्रेस कर रहे हैं, नहीं। आप कंप्रेशन सुनोगे गैस की, सीएनजी, एलएनजी, ओके, एलपीजी, ये सब सुनोगे। आप ये नहीं सुनोगे कि सॉलिड को कंप्रेस किया गया। अच्छा, काइनेटिक थ्योरी ये कहती है कि पार्टिकल जो है टाइटली बाउंड है, एक स्ट्रॉन्ग फोर्स है, जिसकी वजह से इनके दरमियान स्पेस क्या है, बहुत कम है। आप देख सकते हो। अब इनके दरमियान स्पेस ज़्यादा है या फिर इनके दरमियान स्पेस ज़्यादा है? ऑब्वियस सी बात है, हमें यहाँ स्पेस ज़्यादा दिख रही है, और या फिर इनके दरमियान स्पेस ज़्यादा है। ऑब्वियस सी बात है, इनमें ज़्यादा स्पेस होगी, इनमें बहुत कम स्पेस है। इसी वजह से ये रिजिड हैं, हार्ड हैं, और जो है इन पर प्रेशर जो है ना, नहीं अप्लाई किया जा सकता। प्रेशर अप्लाई कर लोगे कुछ भी नहीं होगा। नाउ डिफ्यूजन, सॉलिड तो आप कह लो डिफ्यूज़ कर ही नहीं सकते। अगर डिफ्यूजन यहाँ पे स्लोली लिखा गया तो गलत है, डिफ्यूजन कर ही नहीं सकते आप। अगर कोई सॉलिड रखा हुआ है तो क्या लगता है आपको थोड़ी देर में वो फैल जाएगा? नहीं फैलेगा। एक्सपेंशन कर सकता है, लेकिन डिफ्यूजन नो, नॉट पॉसिबल। और जो है लिक्विड और गैस जो है वो डिफ्यूज़ करते हैं, और इनके इनके जो क्लोज पैकिंग जो होती है वो अभी हम आगे सीखेंगे। क्लोज पैकिंग क्या होती है पार्टिकल्स की, उसकी वजह से ये फ्री मूवमेंट नहीं कर पाते हैं। ओके, इसकी वजह से, क्लोज पैकिंग की वजह से एक्सपेंशन कर सकते हैं। आपने गर्मियों के वक्त देखा होगा कि तारों, ज़्यादातर जो खंभों की तारें होती हैं वो इस तरह बांधी जाती हैं, इस तरह मतलब जो है लगाई जाती हैं तारों को। क्यों? क्योंकि जो गर्मियों का वक्त होता है उस वक्त एक्सपेंशन होती है। क्या होती है? एक्सपेंशन। और सर्दियों में कॉन्ट्रैक्शन होती है। तो अगर कॉन्ट्रैक्शन होगी, अगर हमने इसको टाइट बांध दिया तो ये एक्सपेंड नहीं हो पाएगा, बड़ी मुश्किल से होगा। और अगर हमने इसको लूज़ बांध दिया तो भी कॉन्ट्रैक्ट सही तरह नहीं हो पाएगा। तो इसलिए इनको एक मॉडरेट इस तरह बांधा जाता है ताकि एक्सपेंड हो सके। इसी तरह रेलवेज में भी जो आप पटरियाँ देखोगे, थोड़ा सा उनमें बीच में गैप छोड़ा जाता है, ताकि जो गर्मियों समर के टाइम होता है उसमें जब वो हीट पड़ती है तो उससे सॉलिड एक्सपैंड करता है। तो एक्सपेंशन करके ये पटरियाँ जो है ख़राब ना हो जाए, लाइक स्ट्रेट की जो है इस तरह से कर्व ना हो जाए, तो ये नुकसान ना हो जाए, इसलिए बीच में हल्का सा गैप छोड़ा जाता है। ओके, तो मतलब सॉलिड जो है एक्सपेंड किया जा सकता है हीटिंग में, और लेकिन कम एक्सपेंशन जो है बहुत कम होती है गैसेज और लिक्विड के मुकाबले में। ओके, अगर हम बात करें मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग तो सॉलिड मेल्ट किया जा सकता है, और जो है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी भी कहती भी है कि सॉलिड मेल्ट हो सकते हैं और जो मेल्ट होकर लिक्विड स्टेट में चेंज हो सकते हैं। ओके, नाउ अनदर थिंग इज सब्लिमेशन। लास्ट टॉपिक है, हमने लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर का पढ़ा था, सब्लिमेशन। वर्ड सब्लिमेशन क्या होता है कि सब्लिमेशन में सॉलिड स्टेट डायरेक्ट लिक्विड में वो गैस में कन्वर्ट हो जाती है। कैसे? उसमें मतलब लिक्विड स्टेट पाई नहीं जाती, उसमें लिक्विड स्टेट पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए वो डायरेक्ट गैस स्टेट में पहुंच जाती है। अब आप इसको क्या कहोगे, मेल्टिंग कहोगे या बॉइलिंग कहोगे? ये दोनों ही नहीं है, ये है सब्लिमेशन। यस, दिस इज अ सब्लिमेशन, जिसमें सॉलिड स्टेट डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाए। और अगर वही गैस स्टेट अगर डायरेक्ट सॉलिड में हो जाए, मतलब बीच में लिक्विड स्टेट एग्जिस्ट नहीं कर रही। तो अगर गैस सॉलिड में कन्वर्ट हो रही है, दैट्स अ डिपोजिशन। अगर सॉलिड गैस में कन्वर्ट हो रहा है, दैट्स अ सब्लिमेशन। ओके, हमने देखा है कि डायरेक्टली चेंज अगर वेपर ऑन हीटिंग पे करेंगे, लिक्विड फेज से अगर हम पास करें, और मतलब वो लिक्विड फेज से पास ही ना हो, ओके, और जो है वो डायरेक्ट सॉलिड बन जाए, तो उसको हम सब्लिमेशन कहते हैं। और ये किस किस में होता है? नैप्थलीन, आयोडीन, कॉम्फर एंड CO2। अब आप बोलोगे गैस तो CO2, लेकिन ये जो है मतलब सॉलिड के फॉर्म में भी पाई जाती है। आपने ड्राई आइस नाम सुना होगा, ये ड्राई आइस जो है सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है। तो एंड जो है मतलब ये सब जो है ऐसे सॉलिड हैं जो क्वाइट वीकर हैं ऑर्डिनरी सॉलिड के मुकाबले में, सही है ना? देखो, तो इसलिए हीटिंग पर डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट होते हैं, वेपर में कन्वर्ट होते हैं। और ओके, नाउ अब हम पढ़ेंगे सॉलिड की टाइप्स। अगर हम कोई भी चीज़ को पढ़ रहे हैं तो उसको क्लासिफाई करना पड़ेगा। तो सॉलिड को हमने दो कैटेगरी में क्लासिफाई किया, मतलब उसकी दो टाइप्स हुई। एक टाइप के सॉलिड होते हैं क्रिस्टलाइन, एक होते हैं एमार्फस। दोनों में डिफरेंस क्या है? ओके, आपको इनकी इमेजेस ही थोड़ा बहुत अंडरस्टैंड कर रही होगी और क्लैरिफाई कर रही होगी। अगर देखो तो इसकी एक ज्योमेट्री आपको बिल्कुल परफेक्ट ज्योमेट्री दिख रही है, बल्कि अगर ये देखो तो ये आपको कोई एक ज्योमेट्री नहीं, परफेक्ट ज्योमेट्री नहीं दिख रही। ये कोई ज्योमेट्री है? इसको आप क्या बोलोगे? ये कोई शेप ही नहीं है परफेक्ट। तो मतलब हमें ये पता चला कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड जो हमें पाए जाएंगे वो एक ज्योमेट्री में पाए जाएंगे। देखो, ये ज्योमेट्री है एक, आपको ज्योमेट्री दिख रही है। ओके, तो ये एक
डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप में पाए जाएंगे। बट अमॉर्फस की आप क्या ज्योमेट्री लगाओगे, आपको जो शेप दिख रही है इस शेप को आप क्या देख के कौन सी शेप बोलोगे, तो इसलिए इनकी कोई डेफिनेट शेप नहीं है। ओके, अगर पूछा जाए तो इनका एक शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है। शार्प मतलब क्या, शार्प मतलब फिक्स होता है, मतलब अगर इतने पे बॉयल होंगे तो वो उतने पे होंगे। अगर एक सॉल्ट है जो 800 पे बॉयल हो रहा है तो वो 800 पे बॉयल हो जाएगा। 800 अगर 200 पे मेल्ट हो रहा है तो वो 200 पे ही आके मेल्ट हो जाएगा। लेकिन इनकी जो है अलग अलग वाइड रेंजेस ऑफ टेम्परेचर्स हैं। अगर बात की जाए तो ये एन आइसोट्रॉपिक बिहेवियर शो करते हैं ना। लिक्विड स्टेट में हमने जो क्रिस्टल लिक्विड के बारे क्रिस्टल लिक्विड के बारे में हमने जो पढ़ा था, उसमें जो है एन आइसोट्रॉपिक बिहेवियर दिखाया गया था। मतलब वो लिक्विड क्रिस्टल की तरह बिहेव कर रहे थे, एन आइसोट्रॉपिक बिहेवियर उनमें शो हो रहा था। मतलब कि वो डिफरेंट डायरेक्शन से डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ शो करेंगे। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल आप ले सकते हो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। भाई एक जो है, एक हम सॉलिड ले लेते हैं जिसकी हम अगर ये डायरेक्शन देखें तो वो उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर रहा। बट अगर हम देखें इस डायरेक्शन में तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है। तो मतलब डिफरेंट डायरेक्शन में अलग अलग प्रॉपर्टीज़ हैं। इस डायरेक्शन में अलग प्रॉपर्टी शो कर रहा है तो इधर अलग प्रॉपर्टी। इसी तरह आपने डायमंड को भी देखा होगा, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखा होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखोगे तो वो डिफरेंट डायरेक्शन से डिफरेंट डिफरेंट होगा। नॉट एक इसी तरह मैकेनिकल स्ट्रेंथ हो गई, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जैसे बात की गई। तो मतलब ये डायरेक्शन पे डिपेंड करता है, अलग अलग डायरेक्शन पे अलग अलग प्रॉपर्टीज शो करेगा, नॉट सेम प्रॉपर्टी। दैट्स एन आइसोट्रॉपिक बिहेवियर। एन आइसोट्रॉपिक बिहेवियर इसका अपोजिट हो जाएगा। आप इनको चारों तरफ से मतलब इनके पास एक ही प्रॉपर्टी है, भले आप इनको कोई भी डायरेक्शन से मूव कर लो, कुछ कुछ भी, मतलब आप इनको देख लो। अच्छा, इनको हम जब कट करते हैं तो इनमें क्लीवेज प्लेन बनता है। मतलब देखो, ये मैंने इनको कट किया तो बिल्कुल इस तरह से क्लीवेज प्लेन बनेगा, बिल्कुल स्ट्रेट। 1 मिनट, फॉर एग्जाम्पल मैंने इनको यहाँ से कट किया तो ये क्लीवेज प्लेन बिल्कुल परफेक्ट बना। बट अगर मैं इनको यहाँ पे कट करता हूँ, हैमर्ड करता हूँ, तो ये फ्रैक्चर हो जाएंगे और ख़राब हो जाएंगे। ओके, इस तरह से। तो इनमें क्लीवेज प्लेन नहीं बनता ना। थोड़ा बहुत डिफरेंस आपको इनके बारे में समझ में आया होगा। अभी पूरा चैप्टर ही इस पे है, लेकिन हम एमॉर्फस को नहीं, हम क्रिस्टलाइन को ज़्यादा पढ़ेंगे। ओके, नाउ अब हम आ जाते हैं व्हाट इज़ क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है, इनमें एटम पार्टिकल्स मॉलिक्यूल जो भी होंगे वो अरेंज कैसे होंगे, वेल डिफाइंड होंगे। मतलब एक 3D ऑर्डर में हमें अब वो जो मतलब अरेंज होंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड, हमें एक डेफिनेट शेप दे रहे होंगे, डेफिनेट इनकी हमें ज्योमेट्री दिख रही होगी। मतलब इनका स्ट्रक्चरल यूनिट जो है एक 3D एरा में अरेंज होगा और वो हमें एक रेगुलर पैटर्न शो करेगा। इसको हम क्रिस्टलाइटिस भी बोलते हैं। मतलब एक परफेक्ट ज्योमेट्री। लाइक आप क्रिस्टलाइटिस की एक ज्योमेट्री बना के दिखाता हूँ जिससे आपको क्लैरिफाई होगा, लाइक दिस। ये आपको एक परफेक्ट ज्योमेट्री शो हो रही होगी। बट व्हाट अबाउट दिस, अगर हम इसको बोलें तो ये कोई परफेक्ट ज्योमेट्री है? ये कोई परफेक्ट ज्योमेट्री है ही नहीं। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि भाई इनकी एक परफेक्ट ज्योमेट्री होती है। और अगर अगर एक रेगुलर पैटर्न जो क्रिस्टल्स बनाए जाएंगे उसको हम कहेंगे क्रिस्टल लैटिस। एंड द फंडामेंटल यूनिट ऑफ क्रिस्टल लैटिस विच। नाउ अगर हम बात करें क्रिस्टल लैटिस की, जो एक मतलब एक क्रिस्टल में जो हमें अरेंजमेंट दिख रही है वो किससे बना होगा, वो छोटे छोटे यूनिट से बना होगा। लाइक इस तरह से, इस तरह से छोटे यूनिट से बना हुआ होगा। उन छोटे यूनिट्स को हम बोलते हैं यूनिट सेल। क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं यूनिट सेल। तो यूनिट सेल क्या है, इसका एक तरह से आप समझो ब्रिक है। अगर आप घर बनाते हो तो घर बनाने के लिए आपको ईंटें चाहिए होती हैं ताकि आप घर बना सको। ओके, तो ये एक घर है, जो क्रिस्टल लैटिस का एक घर है जिसको आप बनाओगे किससे, यूनिट सेल से। यूनिट सेल एक ईंट है, जिस ईंट को आप लगा लगा के पूरा क्रिस्टल लैटिस होम बना लोगे। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में हमें ये पता चला एक अरेंजमेंट होती है जिसको हम क्रिस्टल लैटिस कहते हैं, और वो एक छोटे पार्ट मतलब उसके यूनिट से बनती है, उसको हम यूनिट सेल बोलते हैं। ओके, अच्छा, क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है एक डेफिनेट ज्योमेट्री रखते हैं, शार्प मेल्टिंग पॉइंट है इनका। शार्प का मतलब भी पता है, और इनको हम ट्रू सॉलिड बोलते हैं। मतलब एक्चुअली बोल रहा है कि यही सॉलिड है। तो फिर अपोजिट क्या होगा, हम अमॉर्फस सॉलिड को सूडो सॉलिड बोलते हैं। मतलब सूडो सॉलिड मतलब फेक सॉलिड। मोस्ट ऑफ द सॉलिड जो है ना क्रिस्टलाइन सॉलिड नेचर में आपको हमें पाए जाते हैं। और जो इनमें एग्जाम्पल्स पाए जाए, लाइक सोडियम क्लोराइड, डायमंड, ग्रेफाइट, सक्रोस, फेरस सल्फेट, ये सारी इसकी एग्जाम्पल है। मैग्नीशियम क्लोराइड एंड सोडियम कार्बोनेट, ये सब किसकी एग्जाम्पल हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड की।
और ये इनकी अरेंजमेंट भी आप देख सकते हो कितनी डेफिनेट शेप, मतलब डेफिनेट अरेंजमेंट है इनकी अगर हम यहाँ पे देखें एमॉर्फस की तो कोई एक फिक्स पर्टिकुलर शेप नहीं दिख रही, एक रेगुलर अरेंजमेंट हमें नहीं शो हो रही है, सही ना, कोई 3D एरा में। तो मतलब एटम मॉलिक्यूल एक फिक्स अरेंजमेंट में अरेंज नहीं है, तो उसे एमॉर्फस सॉलिड बोलते हैं। और ये जो है लॉन्ग रेंज, मतलब हम कह सकते हैं कि ये ऐसा ऐसा कह सकते हैं कि ये लिक्विड के क्लोजर है इनकी अरेंजमेंट, अगर देखें तो बिल्कुल लिक्विड की तरह अरेंजमेंट हुई है, इरेगुलर। बस अगर हम देखें इनको हीट करते हैं तो ये सॉफ्ट हो जाते हैं और कन्वर्ट हो जाते हैं लिक्विड में, मतलब ये बहुत जल्दी ही मेल्ट हो जाते हैं और जो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं। अच्छा ग्लास, ये बोल रहा है सुपर कूल लिक्विड, आपने ग्लास को देखा है, ओके, ग्लास को जो है को नाम दिया जाता है दैट्स अ सुपर कूल लिक्विड। नो, हम बात की जाए इनकी मेल्टिंग पॉइंट तो वो शार्प नहीं होता, मतलब वाइड रेंज ऑफ मेल्टिंग पॉइंट होता है। अमॉर्फस सॉलिड जो है इसमें लाइक रबर, ग्लास, कारकोल एंड प्लास्टिक्स की एग्जांपल्स हैं, आप इनको रिलेट कर पा रहे होगे कि अमॉर्फस सॉलिड क्या होते हैं। ओके, ना अब हम क्रिस्टलाइन सॉलिड की प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, ये पूरा चैप्टर जिसमें बोला क्रिस्टलाइन सॉलिड पे ही चलेगा, तो उसमें हम प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी आती है सिमेट्री। सिमेट्री थोड़ा सा इसमें जो है मतलब अच्छी तरह डिटेल में दिया है, तो वो आप देख सकते हो, और बाकी जो है वो सब लाइन एक एक लाइन में दे के जो है प्रॉपर्टीज़ को मुकम्मल कर दिया। तो सिमेट्री क्या है, सिमेट्री कह रहा है कि इसकी आप अगर फॉर एग्जांपल आप इसको 20 से काटते हो और ये बिल्कुल इक्वली डिवाइड हो जाता है और सिमिलर मतलब जो है प्रॉपर्टीज़ रख रहा है, तो ये इसकी सिमेट्री है। मतलब अगर आप क्रिस्टल को रोटेट करते हो, मतलब उसको आप रोटेट करते हो एक रेगुलर एक एक्सिस से, और उसके एजेस और फेज आप जो ऑब्जर्व करोगे, मतलब किसी क्रिस्टल को ऑब्जर्व करना उसके एजेस और फेजेस को, जब हम उसको एक सर्टेन एंगल पर रोटेट करते हैं, ओके, तो उसको हम सिमेट्री कहते हैं। अब सिमेट्री जो है मतलब तीन तरीके से हमें जानी जाती है, मतलब हम तीन एलिमेंट, मतलब हम इस तरह कह सकते हैं कि सिमेट्री को जो है तीन एलिमेंट से जाना जाता है, एक प्लेन ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री। इन तीनों के ज़रिए जो है हम इनको इसकी सिमेट्री को मतलब जो है क्लासीफाई करते हैं। प्लेन ऑफ सिमेट्री आप किस तरह कहोगे कि भाई एक इमेजिनरी लाइन, इमेजिनरी आप प्लेन कहो जो इसको हाफ कट कर देगा, जैसे मैंने बताया फॉर एग्जांपल ये मैंने इसमें ये प्लेन यहाँ पे जो है मतलब अ, बनाया है। इस प्लेन से क्या हुआ, ये क्रिस्टल दो हाफ में डिवाइड हो गया, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया। तो अब ये इमेज हमें शो कर रही है इसकी प्लेन, क्या सिमेट्री का प्लेन शो कर रही है। तो सिर्फ क्या हम यहीं से प्लेन बना सकते हैं, नहीं, हम प्लेन यहाँ से भी बना सकते हैं, प्लेन हम ऐसे भी बना सकते हैं, अभी भी तो हाफ ही हो रहा है, प्लेन हम यूँ भी बना सकते हैं, इस तरह भी हाफ ही होगा। किसी तरह भी उसको हाफ कर दिया जाए, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया जाए, तो वो एक इमेजिनरी प्लेन जो हमने बनाया वो उसका प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा। एक और एलिमेंटल जो सिमेट्री है वो एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, मतलब मैं एक ऐसी सिमेट्री बनाऊं जो उसके सेंटर से, वो सेंटर कौन सा सेंटर, जहाँ पे अगर कोई लाइन हम यहाँ से इमेजिनरी लाइन बनाएं तो उस लाइन के उस एक्सिस के रेस्पेक्ट में वो 360 रोटेट कर पाए। ओके, मतलब ये इमेजिनरी लाइन जो हमने बनाई इस पे अगर ये 360 डिग्री के एंगल पर रोटेट कर पा रहा है, दैट्स एक्सिस ऑफ सिमेट्री। और सेंटर ऑफ सिमेट्री वो पॉइंट जहाँ फॉर एग्जांपल आप इसकी एग्जांपल ले सकते हो, योर रूम, आपका कमरा, आपका ये कमरा फॉर एग्जांपल, तो आप बोल आपसे पूछा जाए इसका सेंटर कहाँ है, तो आप क्या करोगे, आप पहले जो है यहाँ पे लाइंस ड्रॉ करोगे, मतलब आप जो है इसके जितने भी कॉर्नर्स होंगे उन कॉर्नर्स को मैच करोगे। फॉर एग्जांपल लाइक आप इस कॉर्नर को इससे मिलाओगे और जो है इसको इधर से मिक्स मिलाओगे और जो है इस तरह से, तो अब ये जो आपको बीच में पॉइंट ओरिजिनेट होता हुआ दिख रहा है, कौन सा, ये वाला, दैट्स अ सेंटर ऑफ सिमेट्री। मतलब इस लैटिस का जो सेंटर था वो ये था। ओके, तो इस तरह से हम जो है किसी भी क्रिस्टल लैटिस की सिमेट्री पहचान सकते हैं बाय ड्रॉ अ लाइन, बाय मेकिंग अ एक्सिस, बाय मेकिंग अ प्लेन, और मतलब जिससे वो दो हाफ में कन्वर्ट जो है डिवाइड हो जाए, तो इस तरह हम जो है उसकी सिमेट्री को जान सकते हैं। तो आगे मूव ऑन करते हैं, आगे हम देखते हैं ज्योमेट्रिकल शेप। जैसा हमें पता है कि भाई क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है इनका एक फिक्स ज्योमेट्रिकल शेप होता है, रिपीटिंग पैटर्न 3D में अरेंज होता है, और ये जो एक डेफिनेट ज्योमेट्री रखते हैं। ओके, अब इनकी अगर शेप यूनिट सेल की पूछा जाए तो डायमंड में हम देख सकते हैं क्यूबिक शेप देखने को मिलती है, ग्रेफाइट में हेक्सागोनल, भी हम आगे देखेंगे भी। तो मेल्टिंग पॉइंट इनका शार्प है जैसा आपको पता है,
क्यों? क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्स ज़्यादा है, लॉन्ग रेंज है। क्लीवेज प्लेन अगर आप क्रिस्टलाइन में देखोगे तो बिल्कुल आपको अ, अच्छा क्लीवेज मिलेगा, आपको दिखेगा। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे तो बिल्कुल आपको खुरदरा सा इस जो आप कट करा है वो बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे ये एमॉर्फस की वजह से एमॉर्फस सॉलिड है, आपको इस तरह लगेगा भी। क्योंकि अगर देखो यहाँ पे बिल्कुल प्लेन कट हुआ है, यहाँ पे जो है बिल्कुल अप डाउन हुआ हुआ है, तो ये इसका फिक्स क्लीवेज नहीं होता, इसका फिक्स क्लीवेज होता है। ओके, फिक्स। तो अब क्लीवेज क्या है? क्लीवेज जो आपने एक कट लगाया, ओके, और जो ये प्लेन बना, इसको जो आपने लाइन जो पॉइंट जो आपने देखा उधर जो क्लीवेज बना, उसको ये जो फिक्स प्लेन बना इसको आप क्लीवेज प्लेन बोलते हो। ठीक है। अब क्रिस्टल ग्रोथ क्या होता है? फॉर एग्जांपल आपने जो है एक होता है क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस, जिसमें क्रिस्टल फॉर्मेशन होती है जब हम हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन में जब मतलब जो है सॉल्ट है और जो इसमें मॉल्टन सॉलिड भी है, उसको हम जब कूल करते हैं, तो उसमें से क्रिस्टल ग्रो होते हैं अलग वेरियस डायरेक्शन लाइक दिस, इस तरह से होंगे। उसको हम क्रिस्टल ग्रोथ कहते हैं। और ये क्यों होते हैं? क्योंकि स्लो कूलिंग होती रहेगी, तो फिर जो है वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन जो है क्या होता रहेगा, कूल होता जाएगा और क्रिस्टल फॉर्म होते जाएंगे, लाइक टेबल सॉल्ट की यहाँ पे बन रहे हैं जो भी क्रिस्टल। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल ये आपको एक एक्सपेरिमेंट अगर क्रिस्टलाइजेशन में करना होगा तो इसमें ज़्यादातर इस तरह होता है कि एक सॉल्यूशन दे देते हैं जो इम्प्योर है, सही है, इम्प्योर सॉलिड इसमें डिजॉल्व है सॉल्वेंट के अंदर। इसको क्या करते हैं? इसको हीट करते हैं, एवापोरेट करते हैं। जब हीट करेंगे तो क्या होगा, इसमें सॉल्वेंट एवापोरेट हो जाएगा और हॉट सोल्यूशन जो है वो कूल, फिर जो है उसको कूल करने के लिए रख देते हैं। अब जितना स्लोली कूल होगा उतना ज़्यादा अच्छा क्रिस्टल बनेगा, और फिर जो है उसकी क्रिस्टल को जो है पोर कर लेते हैं जब वो ग्रो हो जाता है शीट और फिल्टर पेपर पे। तो इस प्रोसेस को क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं, उसमें ग्रोथ जो हुई वो क्रिस्टल ग्रोथ थी। एनआइसोट्रॉपी बिहेवियर, एनआइसोट्रॉपी मतलब इस तरह कह सकते हैं, अब हम इसको थोड़ा सा अच्छी तरह समझेंगे। एक ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड की, लाइक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आपने 10 में पढ़ा है व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, साइन कॉस ऑफ इंसिडेंट एंड साइन कॉस डिवाइड बाय साइन कॉस ऑफ रिफ्रैक्शन, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी। ओके, ये सब चीज़ें, ये ये सब चीज़ें क्या है? ये सब चीज़ें डिफरेंट डायरेक्शन में अलग अलग मतलब जो है प्रॉपर्टीज़ जो है शो करेंगी इसको किसी भी क्रिस्टल लैटिस के अंदर। अब इसको इस तरह समझ सकते हैं, फॉर एग्जांपल ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या है? ये इसका आपको स्ट्रक्चर दिख रहा होगा ग्रेफाइट का। अगर ग्रेफाइट पूछे तो क्या हेक्सागोनल लेयर प्लेट है। तो ये इलेक्ट्रिसिटी जो है ना, ये कंडक्ट किस तरह करता है? अगर हम इसको पैरेलल टू द लेयर रखते हैं, अगर किसी भी लेयर के पैरेलल रखेंगे इस तरह से, तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, मतलब करंट पास करेगा। बट अगर हम इसको परपेंडिकुलर रख देते हैं तो करंट पास नहीं करेगा। तो ये क्या है? इसका एक एनआइसोट्रॉपिक बिहेवियर है तो वही ग्रेफाइट, बट इसको इसकी जो है अरेंजमेंट ने ही क्या किया, प्रॉपर्टीज़ को चेंज कर दिया। तो मतलब फिजिकल प्रॉपर्टीज़ अगर डिफरेंट डायरेक्शन में देखी जाए तो अलग अलग है। फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पे एक सॉलिड दिख रहा है, एक जो है मतलब एलिम सॉलिड दिख रहा है, यहाँ पे ये स्ट्रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि रॉड मैक्स यहाँ पे स्ट्रेंथ ज़्यादा है, लेकिन यहाँ से ये वीकेस्ट है। यहाँ से कोई अलग प्रॉपर्टी रख रहा है, यहाँ से कोई अलग प्रॉपर्टी रख रहा है। तो दिस बिहेवियर इज कॉल्ड एन आइसोट्रॉपिक बिहेवियर, और ये सिर्फ क्रिस्टलाइन सॉलिड में देखने को मिलता है। और जो एमॉर्फस होते हैं उसमें आइसोट्रॉपिक देखने को मिलता है। नाउ आइसोमॉर्फिज्म एंड व्हाट, अभी हम आगे इसके आगे पढ़ेंगे पॉलीमॉर्फिज्म। दोनों में क्या डिफरेंस है दोनों को समझना। एंड इसके आगे एलोट्रॉप, तीनों। ओके, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों में कन्फ्यूजन आ जाएगी, इसलिए जो है अलग अलग करके समझाऊंगा। तो आइसोमॉर्फिज्म क्या है? फॉर एग्जाम्पल मैं आपको इसमें समझा सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल एक स्ट्रक्चर है, 1 मिनट, एक स्ट्रक्चर है मतलब इस तरह, जैसे दो कंपिटिटर हैं और एक जो है गोल है, मतलब एक फॉर एग्जांपल एक पिज़्ज़ा आपके सामने और दो लोग हैं। अब उन दोनों में से कोई एक ही उस पिज़्ज़ा को मतलब अचीव कर सकता है। तो अब इन लेकिन फॉर एग्जांपल बल्कि ये भी एग्जांपल अच्छी नहीं है, आपको मैं इस तरह बताऊंगा कि फॉर एग्जांपल दो अलग अलग किस्म के लोग हैं। फॉर एग्जांपल एक जो है फॉर एग्जांपल एक जो है पाकिस्तान का, एक इंडिया का है। बट दोनों क्या है? दोनों एक जैसे चेहरे हैं, दोनों एक जैसे दिखने को लगते हैं। तो आपको क्या लगेगा कि ये क्या है? ये दोनों ट्विन है या आइसोमॉर्फ हैं, एक जैसे हैं।
तो ये यही समझाने की कोशिश कर रहा है कि डिफरेंट सॉलिड, अलग अलग सॉलिड हैं, बट उन दोनों उनके क्या स्ट्रक्चर क्या है, सेम है। फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड अलग है, आप देख सकते हो सोडियम क्लोराइड सॉल्ट है, एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड, बट दोनों क्यूबिक शेप में पाए जा रहे हैं। अब हम ये तो नहीं कह सकते ना कि ये दोनों एक ही हैं, नहीं, ये दोनों अलग अलग सब्सटेंस हैं। तो दो अलग अलग सब्सटेंस हैं, दो अलग अलग किस्म के हैं, अलग अलग जो है मतलब इनके अंदर फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, बट क्या है, सेम शो हो रहे हैं, सेम स्ट्रक्चर अपने अंदर रख रहे हैं। तो ये क्या होंगे, ये आइसोमॉर्फ है। ओके, मतलब डिफरेंट सॉलिड इन सेम स्ट्रक्चर, सेम क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर इज कॉल्ड आइसोमॉर्फिज्म। आइसो मतलब क्या होता है, आप वर्ड को देखो ना, आइसो मीन सेम, और मॉर्फ मीन शेप, सेम शेप वाले। दो अलग हैं, सेम शेप वाले, पॉलीमॉर्फ। अभी हम आगे देखेंगे। ओके, एंड द सब्सटेंस विच एग्जिबिट दिस बिहेवियर रिफर टू आइसोमॉर्फ। अब इनमें क्या होगा, इनमें एटॉमिक रेशियो सेम आपको मिलेगा, लेकिन इनका फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होगी, क्योंकि दोनों डिफरेंट सब्सटेंस है, तो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है। फिजिकल में आप सिर्फ स्ट्रक्चर सेम बोल सकते हो, और बाकी चीज़ें आप सेम नहीं बोलोगे। ओके, अब एटॉमिक रेशियो देखो, तो आप देखो दोनों का एटॉमिक रेशियो 1:1 आ रहा है। इसी तरह सेकंड नंबर पे सोडियम नाइट्रेट, कैल्शियम कार्बोनेट, दोनों का 1:1:3 आ रहा है, बट दोनों रोम्बोहेड्रल में रखते हैं। ये टेबल आपको पता होना चाहिए, याद होना चाहिए। ओके, अच्छा, रोम्बोहेड्रल की कौन सी शेप है, ऊपर दी हुई है, क्यूबिक भी आपको दी हुई है, रोम्बोहेड्रल भी आपको दी हुई है। एंड जिंक सल्फेट एंड निकल सल्फेट, दोनों 1:1:4 है, मतलब ऑर्थोरोम्बिक। एंड Ag2SO4 और Na2SO4, दोनों में 2:1:4 का रेशो आ रहा है, मतलब हेक्सागोनल शेप। हेक्सागोनल शेप इस तरह होती है। तो मतलब शेप जो है सेम है, एंड दोनों सब्सटेंस अलग 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 के हैं, अलग अलग मुल्क के हैं, एक तरह समझो, अलग अलग किस्म के सब्सटेंस। ना वो पॉलीमॉर्फ क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल आपको इसकी एग्जाम्पल इस तरह दे सकते हैं, इसको हम फूड से कंपेयर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक मैदा होता है। अब मैदा जो है वो अलग अलग फॉर्म में पाया जाता है, हमें, हम उसको उससे बर्गर भी बना लेते हैं, उससे जो है पिज़्ज़ा भी बना लेते हैं, केक भी बना लेते हैं। ओके, केक भी बना लेते हैं, मतलब वो एक ही मैदे से अलग अलग फॉर्म हमने बना ली। तो ये क्या हुआ कि हमने उस एक चीज़ से अलग अलग जो है उसकी शेप बना ली, और उससे हमें क्या लगता है, वो एक यूनिक स्टाइल हो जाता है उसका। तो यही है पॉलीमॉर्फ, मतलब क्या, कि एक ही किस्म का जो मतलब सब्सटेंस है, मतलब सॉलिड है, क्रिस्टलाइन, और वो अलग अलग स्ट्रक्चर में पाया जा रहा है। फॉर एग्जांपल अभी इसकी एग्जांपल हम इस तरह ले सकते हैं कि द पॉली वन मिनट फिनोमिना इन विच सब्सटेंस अंडर डिफरेंट कंडीशन कैन एग्जिस्ट इन मोर वन क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। अच्छा, इसमें यहाँ पे एक शर्त रखी है कि अगर डिफरेंट कंडीशन होगी, ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि भाई एक ही टेम्परेचर, एक ही जो है मतलब बिल्कुल प्रॉपर्टीज सेम हो, और जो है वो उसमें जो है सेम स्ट्रक्चर हो, और सारे सेम स्ट्रक्चर एक ही सेम प्रॉपर्टीज़ पे पाए जाएं, ऐसा नहीं हो सकता। तो इसलिए जो है उस डिफरेंट कंडीशंस होंगी जिसमें एक स्ट्रक्चर से भी ज़्यादा, मतलब एक क्रिस्टलाइन सॉलिड एक से ज़्यादा जो है स्ट्रक्चर में पाया जा रहा है। फॉर एग्जांपल कैल्शियम कार्बोनेट, लाइम, इसकी दो यहाँ पे स्ट्रक्चर्स दिए हैं, लेकिन मैंने जो है तीन यहाँ पे गूगल से जो है लिए हैं। एक कैल्साइट जो ट्राइगोनल्स में, ये आर्गनाइट, और ये वेटराइट। ओके, ये क्या है, ये इनकी, अब इनमें एक चीज़ क्या होगा कि इनमें केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगी, क्योंकि इनकी कंपोजिशन सेम है, सब कैल्शियम कार्बोनेट है, लेकिन इनका फिजिकल जो प्रॉपर्टीज़ होंगी वो थोड़ी डिफरेंट हो जाएंगी, क्योंकि स्ट्रक्चर क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। दैट्स अ पॉलीमॉर्फ। एक सब्सटेंस, एक क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर डिफरेंट स्ट्रक्चर्स में पाया जाए, तो उसको हम पॉलीमॉर्फ कहते हैं। पॉली मीन्स मैनी, एंड मॉर्फ मीन्स शेप, मतलब मैनी शेप, एक एक ही स्ट्रक्चर, एक ही मतलब जो एक सॉलिड डिफरेंट स्ट्रक्चर में पाया जाएगा, दैट्स अ पॉलीमॉर्फ। नाउ व्हाट इज एलोट्रॉप। अब ये जो है सिर्फ लिमिटेड है किसके लिए, एलिमेंट्स के लिए, और एलिमेंट प्योर एलिमेंट्स, मतलब कोई भी सेम एलिमेंट हो, उसकी मोर देन वन फॉर्म में पाया जाने वाला, और उसकी केमिकल नेचर भी सेम है। मतलब फॉर एग्जांपल ये सल्फ़र है, अब सल्फ़र की तो प्रॉपर्टी दोनों रख रहे हैं,
मतलब केमिकल कंपोजिशन तो दोनों के अंदर है, बट फिजिकली क्यों डिफरेंट है, क्योंकि इनका स्ट्रक्चर डिफरेंट है, फिजिकल प्रॉपर्टीज इनमें डिफरेंस होगी। कार्बन जो है वो दो फॉर्म में पाया जाता है, लाइक डायमंड एंड जो है ग्रेफाइट। डायमंड जो है क्यूबिक में पाया जा रहा है और ग्रेफाइट जो है हेक्सागोनल में पाया जा रहा है। ओके, इसी तरह जो है सल्फर, सल्फर एक रोम्बिक में पाया जाता है, एक मोनोक्लिनिक। रोम्बिक वाले को हम अल्फा सल्फर कहते हैं और मोनोक्लिनिक को बीटा। अच्छा, जिस तरह पॉलीमॉर्फ में कंडीशन रखी गई थी, इस तरह एलोट्रॉप में भी होती है। ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों एक ही वक्त में एक ही शेप में पाए जाएं। मतलब एक टेम्परेचर है जिसमें रोम्बिक भी पाया जा रहा है, मोनोक्लिनिक भी पाया जा रहा है, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो इसमें इसने यहाँ पे हमें एक टेम्परेचर दिया, दैट्स टेम्परेचर इज ट्रांजिशन टेम्परेचर। मतलब अगर इस टेम्परेचर पे देखें, तो अगर इससे इस टेम्परेचर पे अगर हम इसको थोड़ा बढ़ाते हैं तो सल्फर मोनोक्लिनिक पे चले जाता है, और इसी टेम्परेचर को थोड़ा सा कम करते हैं तो रोम्बिक में शेप में आ जाता है। तो जो ये शेप है, ये एक ऐसी स्टेबल शेप है जिसपे दोनों को एग्जिस्ट कर रहे हैं, रोम्बिक और मोनोक्लिनिक को एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम। तो इसको हम ट्रांजिशन टेम्परेचर कहते हैं, और ये इतना होता है 95.5 ऑफ सल्फर का। सब सब्सटेंस का नहीं, हर किसी का अलग ट्रांजिशन टेम्परेचर होगा। क्या, अगर इससे अबव और बिलो होगा तो वो एक शेप नहीं रहेगी, दोनों को एग्जिस्ट नहीं करेंगे। ना अब क्रिस्टलाइन सॉलिड की टाइप देखनी है, कितनी टाइप्स हैं, 4 टाइप्स हैं। ओके, क्रिस्टलाइन सॉलिड को जो है 4 मेन कैटेगरीज में बेस्ड किया गया है। नेचर ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स, अट्रैक्टिव फोर्स, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। नंबर 1 इज आयनिक सॉलिड। आयनिक, आयंस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज्ड आयंस इसमें प्रेजेंट होंगे। ओके, इसमें अरेंजमेंट जो होगी वो 3D नेटवर्क में होगी। मतलब आप कह सकते हो कि भाई आयन जो है एक दूसरे के सराउंडेड होंगे, जिस तरह आपको दिख रहा है सोडियम क्लोरीन के सराउंडेड है, तो क्लोरीन सोडियम के सराउंडेड है इन ऑल डायरेक्शन। इस तरह से एक इंट्रैक्शन डेवलप हो जाएगी इनके दरमियान। अब इनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखो आयनिक सॉलिड की, लाइक देखो इस तरह से एक पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन जो है एक दूसरे के सराउंडेड है। पहली चीज़ तो ये हार्ड होंगे रूम टेम्परेचर पे, और इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी इलेक्ट्रोस्टैटिक। अच्छा, ये आयनिक सॉलिड है तो इनमें फोर्स कौन सी हो, इनमें जो बॉन्डिंग कौन सी होगी, आयनिक बॉन्ड होगा। अच्छा, ये हार्ड होंगे और ब्रिटल होंगे। ओके, और जो इनको मतलब ब्रिटल मतलब आप इसको हैमर कर सकते हो, हैमर से आसानी से तोड़ सकते हो। ओके, जब पता हाई मेल्टिंग पॉइंट, इनका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, ऑब्वियस सी बात है। और ये वाटर सोल्यूबल होंगे और पोलर सॉल्वेंट हैं, क्यों, क्योंकि इन पर चार्जेस हैं, वाटर ऑल्सो पोलर। दे आर अनेबल टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अगर ये सॉलिड स्टेट में है तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकते। अगर आप नमक देखो तो सॉलिड स्टेट में आपको नहीं कंडक्ट करेगा, लेकिन अगर आप उसको वाटर में डिजॉल्व करते हो या किसी एक्वस फॉर्म में मतलब स्टेट में उसको मिक्स करते हो, या उसको मोल्टेन करते हो, मतलब उसको पिघलाते हो, मोल्टेन फॉर्म में लेके आते हो, तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है, क्योंकि उसके आयन फ्री हो जाएंगे, फ्रीली मूव करेंगे। देखो ये हैमर करके बता रहे हैं कि इस पर हैमर कर सकते हो। नाउ अब कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करता है आयनिक सॉलिड को, लाइक वन इज आयनिक एसोसिएशन। अब जैसे हमें पता है कि भाई आयनिक सॉलिड में जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पाई जाती है, तो उसमें अपोजिटली चार्ज आयन होंगे जो क्लोजली पैक्ड होंगे एक दूसरे में। भाई जो सोडियम है वो 6 क्लोरीन से कवर्ड होंगे, और क्लोरीन जो है वो 6 सोडियम से कवर्ड होंगे, और इस अरेंजमेंट को हम क्यूबिक शेप बोलते हैं। तो उनमें एक आयनिक एसोसिएशन बनी हुई है, क्लोरीन सोडियम को कवर्ड कर रहा है, जो सोडियम क्लोरीन को, लाइक इस तरह से। इस सोडियम को क्लोरीन ने कवर कर रखा है, बट इस क्लोरीन को यहाँ पे 4 सोडियम ने कवर कर रखा होगा, इस तरह से। ठीक है, इस तरह से जो इनमें आयनिक एसोसिएशन बनी हुई होती है। रेडियस रेशियो, अच्छा हम इनका रेडियस रेशियो निकाल सकते हैं आयनिक जो मतलब जितने भी सॉलिड हैं, किस तरह से इनके हम केटाइन का रेशियो लेंगे और एनाइन का रेशियो लेंगे, जिससे हम इनकी शेप ऑफ आयनिक सॉलिड को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। आपको सिर्फ रेडियस मिलेंगे तो आप उन रेडियस को रख के डिवाइड करोगे केटाइन और एनाइन। ये कुछ रेडियस रेशियो भी दिए हुए हैं, और कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया, अभी हम आगे सीखेंगे। एंड पोर कंडक्टिविटी, इनकी कंडक्टिविटी पोर, मतलब आयनिक सॉलिड जो है वो गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी के, अगर वो एक्वस और मोल्टेन फॉर्म में है, मतलब फ्री मूवमेंट ऑफ आयन हो रही है अगर, सही है। बट अगर हम बात करें तो आयनिक कंपाउंड पोर कंडक्टिविटी रखते हैं इन सॉलिड स्टेट में। ये तो हमें पता है, क्योंकि उनमें जो आयंस होंगे वो फ्रीली मूव नहीं कर पाएंगे, उनके इलेक्ट्रॉन्स फ्री मूव नहीं कर पाएंगे, इसकी वजह से वो फिक्स पोजीशन पे रहेंगे, तो इसलिए वो पोर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होंगे। कोवलेंट सॉलिड, नंबर 1 था आयनिक सॉलिड, अब हम कोवलेंट सॉलिड पढ़ेंगे। तो इसमें कौन सा बॉन्डिंग पाई जाएगी, इसमें बॉन्डिंग पाई जाएगी कोवलेंट बॉन्ड। और कोवलेंट जो होंगे ये सेम और डिफरेंट एलिमेंट है जो
कोवलेंट बॉन्ड रखते होंगे। इनमें कोवलेंट सॉलिड जो है, हम कह सकते हैं इनके एग्जांपल डायमंड एंड सिलिकॉन कार्बाइड। ओके, इस तरह से हमें देखने को मिलेगा। अब इसकी अब कार अगर हम बात करें तो एक क्रिस्टलाइन फॉर्म में देखा जाए तो डायमंड और ग्रेफाइट में पाया जाता है। इसलिए आपसे डायमंड का अगर पूछा जाए भाई कि मास क्या है तो 12, क्योंकि इसमें कार्बन होता है, एंड ग्रेफाइट वो भी 12, क्योंकि उसमें कार्बन होता है। दोनों ही कोवलेंट सॉलिड हैं, बट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं दोनों की डिफरेंट हैं। अब दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट क्यों हैं? क्योंकि इनकी अरेंजमेंट डिफरेंट है। यस, अगर हम डायमंड की अरेंजमेंट देखें तो वो कोवलेंटली बॉन्ड है और एंगल उसमें 109.5 बन रहा है। जिस तरह हमने देखा था, हमने जो है आई थिंक चैप्टर नंबर 3 में देखा था। यस, हमने जो है चैप्टर नंबर 3 में देखा था कि जो आई थिंक एंगुलर जो होते हैं, एंगुलर एंगुलर हाँ, एंगुलर जो शेप रखते हैं उनमें 109.5 का स्ट्रक्चर बनता है। तो मतलब टू फॉर्म बेसिक टेट्राहेड्रल यूनिट। अब इनमें टेट्राहेड्रल यूनिट होते हैं लेकिन एंगुलर शेप बनाएंगे। इनमें कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन होगा और जो है इनमें जो नेटवर्क बनेगा वो एक जाइंट स्ट्रक्चर बना देगा। मतलब जो है इसलिए तो हमें डायमंड जो शो होता है। और ये हार्डेस्ट है सब्सटेंस होता है जिसमें जो है जिसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा है। ठीक है, लाइक देखो ये कोवलेंट सॉलिड डायमंड, ये इसकी अरेंजमेंट इस तरह देख सकते हो टेट्राहेड्रल। ठीक है, ये इसकी टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट है। और ये ग्रेफाइट, ग्रेफाइट में भी 120 का एंगल बनता है। और 120 का एंगल मतलब इसमें हेक्सागोनल, ये देखो हेक्सागोनल है। तो फिर यहाँ से भी जो है वैंडरवाल फोर्स इसमें अट्रैक्ट कर रही है। और ये जो मतलब बन रहा है ये उसकी लेंथ है, बॉन्ड लेंथ। ओके, ग्रेफाइट जो है ग्रीजी नेचर को रखता है और जो है इसमें मतलब जो स्पेसिस हैं जो एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर सकती हैं, इसी की वजह से इसकी कंडक्टिविटी भी चेंज होती है। ना कुछ करेक्टरिस्टिक्स, मेटालिक मेटालिक नहीं, कोवलेंट सॉलिड जो है वो करेक्ट करना। कोवलेंट जो है, कोवलेंट सॉलिड हार्ड होंगे, हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा, हाई डेंसिटी होगी और उनमें स्ट्रॉन्ग एटम की बॉन्डिंग, मतलब स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग नहीं बॉन्डिंग होगी। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होगी एटम में। लेकिन ये इलेक्ट्रिसिटी के बैड कंडक्टर हैं, वाटर में इंसॉल्युबल होते हैं। लाइक ग्रेफाइट आप देख सकते हो पैरेलल टू द लेयर कर रहा है, लेकिन अब परपेंडिकुलर नहीं है उसमें अवेलेबिलिटी ऑफ डेलोकलाइज इलेक्ट्रॉन की। और मेटालिक सॉलिड जिसमें मेटल एटम्स होंगे, और ये जो है इनमें हमें जो है इलेक्ट्रॉन सी देखने को मिलेगा, मतलब इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेंगे। इसलिए मेटल्स जो होते हैं एज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओके, इनके अंदर यूनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, लाइक दिस। ये जो है इस तरह से इससे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कर रहा होगा, इस तरह से, इस तरह से इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन जो है थोड़ा डीलोकलाइज्ड है। अगर इन पे अगर हम देखें तो यहाँ पे अगर पीछे से पोटेंशियल आता है तो ये मूव करेंगे बिल्कुल इन स्ट्रेट लाइन में। अगर मेटेलिक सॉलिड की कुछ करेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करें तो मैलिएबिलिटी एंड डक्टिलिटी, मतलब ये मैलिएबल्स हैं, इनको आप हैमर कर सकते हो। डक्टिलिटी मतलब इनसे आप तारे वगैरह भी बनती हैं। मेटेलिक सॉलिड जो है डल होते हैं, बट फ्रेशली कट अगर आप देखो तो ये शाइनी होते हैं। अगर हम बोलें कि भाई सॉलिड जो हैं मेटल जो होते हैं वो लस्ट्रस होते हैं। लस्ट्रस मतलब आपको जो है अंदर से शाइनी सरफेस दिखेगा। लेकिन आप बोलोगे हमें शाइनी सरफेस नहीं दिखता, क्यों? क्योंकि उसके साथ ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर रिएक्ट कर लेता है, वाटर रिएक्ट कर लेता है, जिसकी वजह से उस पर से शाइनी सरफेस हट जाता है। शाइनी सरफेस हटने की मतलब जो है वो बिल्कुल एक तरह से छुप जाता है, उस पर लेयर आ जाती है। बट अगर आप उस सॉलिड को अंदर से कट करके देखो, फ्रेशली कट कर दो, तो वो बिल्कुल शाइनी दिखेंगे आपको। ओके, तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी पूछें तो ये इलेक्ट्रिकल गुड कंडक्टर है। इनमें जो है फ्री मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है, लोकलाइज इलेक्ट्रॉन इन इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर पूछा जाए मेटल गुड कंडक्टर ऑफ हीट है तो हाँ वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट भी है। अगर आप एक मेटल की रोड लो तो जल्दी से हीट हो जाएगी, उसके टर्मिनल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन है, उस वो जो काइनेटिक एनर्जी को जल्दी से एब्जॉर्ब करेंगे।
और वो जो है उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, मतलब हीट को एब्जॉर्ब करके काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। और वो जो है फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करेंगे टू मतलब रॉड के कूलर पार्ट पे, जितनी भी जो कूल जगह होगी उसको भी हॉट कर देंगे। इसलिए जो है आप कोई भी लोहे की चीज़ को से अगर प्योरली खाना वगैरह पकाते हो तो आपका हाथ जलेगा। क्यों? क्योंकि वो अचानक जो मतलब थोड़ी देर बाद रॉड जो है क्या वो जो चमचा वगैरह जो भी होगा वो गर्म होना शुरू हो जाएगा। ओके। मॉलिक्यूलर सॉलिड, इट्स लास्ट मॉलिक्यूलर सॉलिड। इसमें जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पूछो तो डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन पाया जाएगा, मतलब इंटरमोलिकुलर फोर्स, लंदन बॉन्डिंग, लंदन डिस्पर्जन फोर्स पाई जाएगी और हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाएगी। ओके। इसी कुछ एग्जांपल भी दी हुए लाइक आयोडीन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो है बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, उनकी डेंसिटी जो है कम होती है, मेल्टिंग पॉइंट भी इनका कम होता है, और ये जो है मेल्ट हो जाते हैं बिल्कुल लो टेम्परेचर पे। अगर देखें आयनिक और कोवलेंट को तो वो इतनी जल्दी मेल्ट नहीं होते हैं एज़ कम्पेयर टू। और इनमें जो अट्रैक्शन होती है वो वीक है क्योंकि इंटर मोलिकुलर फोर्स नॉट इंट्रा मोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये कुछ ये टेबल है जिसमें आपको आयनिक सॉलिड के आयनिक क्रिस्टल के बारे में बताया गया कि उनमें कैटायन एनायन होते हैं, आयनिक बॉन्ड होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट, गुड कंडक्टर इन एक्वस फॉर्म बट नॉट इन सॉलिड फॉर्म। NaCl और KBr कैल्शियम क्लोराइड एग्जाम्पल याद करने वाली चीज़ें तो इनको याद करना। कोवलेंट सॉलिड जो एटम्स में होंगे और कोवलेंट बॉन्डिंग करेंगे नेटवर्क को, तो हाई मेल्टिंग पॉइंट है बट बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है लाइक सिलिकॉन, कार्बाइड एंड डायमंड। मेटेलिक में मेटल, कैटाइन और इलेक्ट्रॉन सी हमें देखने को मिलेगा। इसमें मेटेलिक बॉन्ड होता है जिसकी वजह से इनमें हाई मेल्टिंग पॉइंट, डक्टाइल, मेलेबल हैं और इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर हैं, हीट के भी गुड कंडक्टर हैं। ये सारे मेटल्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। मॉलिक्यूलर सॉलिड में मॉलिक्यूल्स जो हैं मेनली अरेंज होते हैं जिसकी वजह से उनमें मॉलिक्यूलर फोर्स होती है जिसको इन सेकेंडरी फोर्स या वैन डर वाल फोर्स बोलते हैं, लंदन डिस्पर्जन फोर्स, हाइड्रोजन बॉन्ड, डाइपोल डाइपोल फोर्स। इसी वजह से सॉफ्ट हैं, लो मेल्टिंग पॉइंट है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं, बैड कंडक्टर है। आइस, आयोडीन एंड ड्राई आइस, ये सब इसके एग्जाम्पल। नाउ व्हाट इज क्रिस्टल लैटिस? जैसे मैंने बताया था कि भाई जो क्रिस्टल है उसके अंदर आपको एक अरेंजमेंट देखने को मिलेगी थ्री डी शेप में, दैट्स ए क्रिस्टल लैटिस। ओके। उसमें इनफाइनाइट पॉइंट्स ऑफ रिप्रेजेंटिंग पार्टिकल्स आपको शो होने को मिलेंगे। और जो कि एरे मिल रहा है जिसपे आपको एटम्स आइंस अरेंज होते हुए दिख रहे हैं मॉलिक्यूल, इसको हम जो 3D स्पेस में इसको आप क्रिस्टल लैटिस कहते हो। बट अगर इस क्रिस्टल लैटिस की बात की जाए तो ये एक यूनिट से मिलकर बनता है और वो यूनिट इज कॉल्ड यूनिट सेल। यस, दैट्स यूनिट को हम कहते हैं यूनिट सेल। ये आप देख सकते हो एक यूनिट सेल है जिसने इस डायमेंशन ये भी 3 डायमेंशनल में होगा और इसने जो है 3D क्रिस्टलाइटिस फॉर्म किया। तो आप थोड़ा यूनिट सेल पे बात कर लें, व्हाट इज़ यूनिट सेल। तो यूनिट सेल देखें तो क्रिस्टलाइटिस को फॉर्म करता है और यूनिट सेल के अंदर 3 एंगल और 3 जो है हम कह सकते हैं लेंथ होंगी या डिस्टेंस, 3 एक्सेस होंगे। जैसा हमें पता है कि भाई 3 एक्सेस तो हमने आज तक पढ़ा, हमने जो है जो है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम भी पढ़ा था फिजिक्स में जिसमें हमने 3 एक्सेस देखे थे XYZ। इसी तरह ही जो है इनको हमने डिवाइड किया, लाइक ए को हमने एक्स पे रखा है, टी को हमने वाई पे रखा है और जेड बी को जो है हमने जेड एक्सिस पे रखा है। देख सकते हो आप, सॉरी इसको थोड़ा सा लिटा दिया है, तो बी को हमने वाई पे रखा है और सी को जेड एक्सिस पे रखा है। वाई मेनली तौर पे इस तरह होता है लेकिन यहाँ पे इस तरह करा है। और फिर इनके 3 एंगल्स हैं, जो ए से लेके बी तक है उसको गामा कहेंगे, सी से लेके ए तक उसे बीटा कहेंगे एंड सी से लेके बी तक जो होगा उसे हम अल्फ़ा कहेंगे। ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इन्हीं एंगल और इन्हीं जो एक्सिस की अरेंजमेंट पे ही जो है इनकी स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। फॉर एग्जांपल अगर ये तीनों स्ट्रक्चर 90-90 एंगल के होंगे तो हम क्यूबिक शेप बोल देंगे। अगर इनमें से कोई भी एक एंगल चेंज हो जाता है, 120 का हो जाता है, तो शेप चेंज हो जाएगी। तो इसलिए आपको इन तीनों के बारे में इनका ऐसा बेसिक कंसेप्ट तो पता होना चाहिए ताकि हम आगे 7 क्रिस्टल सिस्टम को पढ़ सकें। ओके ना, ये जो 3D पैटर्न जो हमने देखा भी क्रिस्टल का, जो उसके यूनिट सेल में हमने देखा, जो वो अब जो स्मॉलेस्ट रिपीटिंग हमें पैटर्न इसमें शो हुआ, जो लैटिस जिसने जो ये एक छोटा सा पैटर्न ही जो एक लैटिस बनाता है, तो उसको हमने यूनिट सेल कहा है। ओके। यूनिट सेल जिसमें हमें रिपीटेड एंगल देखने को अगेन अगेन जो है देखने को मिलेंगे। देखो यहाँ पे यूनिट सेल है और उसी से ही जो पूरा क्रिस्टल बनता है। ओके। तो इसमें जो 3 डिस्टेंस हैं और 3 एंगल हैं, अल्फा बीटा गामा एंड ABC, जिस तरह हमने देखे, और तीनों ही एक्सेस पे लगे हुए लाइक XYZ, और उन्हीं के दरमियान में उनके एंगल्स हैं।
ना अब हम पढ़ेंगे जो है 7 क्रिस्टल सिस्टम ऑन बेस ऑफ एंगल एंड डिस्टेंसेस एक्सेस। इस तरह मैंने बोला कि अगर यहाँ पे जो है आपकी बुक में एक तरह से डिड्यूनो के तौर पे जो है दिया हुआ है, बट अगर आप इसको देखो तो इनके साथ शेप्स भी मैंने यहाँ पे उठाई है। लाइक आपको क्यूबिक देख रहे होगे, क्यूबिक में आपको तीनों एंगल और तीनों एक्सिस बराबर मिलेंगे। तीनों एंगल और तीनों एक्सिस बराबर हैं, जिसकी वजह से ये क्यूबिक शेप बना रहा है। बट इन टेट्रागोनल, टेट्रागोनल में अच्छा आपको सिर्फ कोई आइडिया होना चाहिए, ज़रूरी नहीं है पूरा रटना है। लाइक टेट्रागोनल जिसमें आप देखो, इसमें आपको देखते ही पता चल रहा है एक एक्सेस कौन सा है, ये वाला थोड़ा सा बड़ा है, और जो है और बी वाला भी थोड़ा सा बड़ा है। मतलब ओ सॉरी, ए एंड बी जो है दोनों बराबर हैं और सी जो है थोड़ा सा छोटा है। तो इस बट इनके तीनों एंगल क्या हैं, तीनों बराबर एंगल है। इसी की वजह से टेट्रागोनल में हमें पता चला कि दो साइड्स तो बराबर हैं, बट एक साइड बराबर नहीं होती और तीन एंगल बराबर होते हैं। बराबर का मतलब क्या है कि वो तीनों 90 डिग्री के एंगल हैं, परपेंडिकुलर हैं टू ईच अदर। इसी तरह क्यूबिक में भी हमें परपेंडिकुलर एंगल देखने को मिले हैं। ऑर्थोरोम्बिक में क्या होगा, तीनों साइड्स बराबर नहीं, आपको यहाँ पे ये शेप साइज, ये एक्सेस अलग लेंथ का मिलेगा, ये एक्सेस अलग लेंथ का मिलेगा और ये एक्सेस अलग लेंथ का मिलेगा। मतलब तीनों एक्सेस डिफरेंट है, बट तीनों ही परपेंडिकुलर है टू ईच अदर, तो इसलिए 90 डिग्री पे अल्फा बीटा गामा में पाए जाएंगे ना। रोम्बोइडल शेप कैसी होती है, ये सब क्रिस्टल्स की शेप है, आपको पता होना चाहिए ऐसे ही। तो रोम्बोइडल शेप जिसमें तीनों एक्सिस की लेंथ बराबर होगी, देख सकते हो, बट तीनों एक्सिस के एंगल बराबर नहीं होंगे, जिसकी वजह से शेप थोड़ा सा आपको टेढ़ी दिख रही है, थोड़ा सा आपको टिल दिख रही होगी। क्यों? क्योंकि उसमें अल्फ़ा बीटा तो सेम है, बट गामा जो है 90 नहीं है। तो अब 90 नहीं है तो वो इसने ये नहीं बताया कि 90 के बाद कितना है, ऊपर या नीचे, लेकिन सिर्फ इतना कहा कि 90 के बराबर नहीं है। हेक्सागोनल में जो है ए और बी बराबर है, मतलब ए बी एक्सेस बराबर है, बट सी एक्सेस बराबर नहीं है। बट इसमें अल्फ़ा और बीटा एंगल तो 90 पे है, गामा जो है 120 पे है। देखो, एक है मोनोक्लिनिक जिस पे तीनों तीनों ही एक्सेस बराबर नहीं होते, और ट्राई क्लिनिक में भी तीनों एक्सेस बराबर नहीं होते। लेकिन ट्राई क्लिनिक और मोनोक्लिनिक में डिफरेंस क्या है, मोनोक्लिनिक में एंगल जो है दो बराबर होते हैं, अल्फ़ा एंड गामा, नॉट बीटा। अल्फ़ा एंड गामा जो है 90 पे और बीटा 90 का नहीं है। और ट्राई क्लिनिक पे तीनों ही एंगल बराबर नहीं होते, तीनों ही अलग अलग होते हैं, 90 से जो है मतलब डिफरेंट होंगे। तो 7 क्रिस्टल सिस्टम था। अब यूनिट सेल हम सोडियम क्लोराइड के देखेंगे, सोडियम क्लोराइड में किस तरह से यूनिट सेल बनते हैं। हमने जैसे आपने जो है 9th में भी देखा होगा कि सोडियम क्लोराइड में एक क्रिस्टल लैटिस देखने को मिला था, वो उसमें जो छोटे छोटे यूनिट सेल्स हमें देखने को मिल रहे हैं, अभी भी यहाँ पे हम देख सकते हैं। तो वो यूनिट सेल को अगर हम निकाल के देखें तो उसमें क्या देखने को मिलेगा। पहले तो हमें पता होना चाहिए सोडियम क्लोराइड में जो अगर हम देखें उसकी क्रिस्टलोग्राफी व्यू, तो उसमें जो है सोडियम कवर कर रहा है 6 क्लोरीन को। इन क्रिस्टल लैटिस में बात करी जा रही है, नॉट इन यूनिट सेल। अभी क्रिस्टल लैटिस में, फिर यूनिट सेल में अलग इनकी कवरिंग होगी, वो हम आगे देखेंगे इनकी कोऑर्डिनेशंस को। सोडियम जो है कवर्ड कर रहा है 6 क्लोरीन को, और क्लोरीन सराउंड कर रहा है 6 सोडियम को, बट पूरे क्रिस्टल में। अगर यहाँ देखो तो ये 6 होंगे, यहाँ से देखोगे तो ये 6 अरेंज हो रहे होंगे। बट अगर हम एक यूनिट सेल निकाल के देखें तो एक डिफरेंस हमें थोड़ा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। अब हम एक यूनिट सेल को देखते हैं। अगर हम यूनिट सेल देखें तो इसमें हमें ये इसका ये वाला हिस्सा जो हम इसको कहते हैं फेस, ये जो, अगर हम इसका अगर ये जो कॉर्नर, इनको हम कहते हैं कॉर्नर, जो साइड पे बने हुए ना ये एरियाज, इनको कॉर्नर्स कहेंगे। ये सारे कॉर्नर्स हैं, और इन कॉर्नर्स के बिटवीन जो होगा इनको हम एज कहेंगे। ये जो है ये एज है, इसकी भी एज है, यहाँ इसकी एज है, ये एज। और ये जो बीच में बन रहा है ये पूरा फेस, इसको हम फेस कहते हैं। ओके, कॉर्नर, एज और फेस। अच्छा, कॉर्नर पे आपको 1/8 लिखा हुआ दिख रहा होगा, मतलब कॉर्नर पे 8 एटम आते हैं। किस तरह से, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 आ रहे हैं। अब ये उन 8 में से क्या है, 1 है। मतलब ये उन 8 में से ये एक कॉन्स्टिट्यूशन कर रहा है, मतलब ये 8 में से एक उनका, मतलब एक, जैसे हम बोलते हैं ना एक चौथाई एक तिहाई, इस तरह से ये उन 8 में से एक अब कॉन्स्टिट्यूशन कर रहा है। ये भी उन 8 में से एक कॉन्स्टिट्यूशन कर रहा होगा, इस तरह से। इसलिए हमने कोऑर्डिनेशन नंबर जो लिखा है, जो मतलब जो वो है इसका 1/8। और एज में कितना हो रहे हैं, एज में आप देखो ओनली 2। एक अगर हम एज देखें 2, तो फिर 1/2 लिखते हैं भाई, दो में से एक, हाफ। फेज में भी होगा इसी तरह। तो अब हम जो है
क्लोराइड का डिटर्मिनेशन करेंगे, फिर उसके बाद सोडियम का, और फिर जो है उनका टोटल नंबर निकालेंगे, तो मुझसे पता चलेगा कि एक यूनिट सेल में सोडियम के सराउंडेड कितने होते हैं और एक क्लोरीन के सराउंडेड कितने सोडियम होते हैं। तो इस तरह से हम पता कर सकते हैं। ना देखो, हमने जैसे देखा कि भाई 8 क्लोराइड आयन लोकेट हो रहे हैं कॉर्नर पे। कितने कितने हैं कॉर्नर पे? 8 हैं। मैं यहाँ पे ड्रा कर लेता हूँ ताकि आइडिया रहे। आप कॉर्नर्स देख के पहचान जाओगे कि कितने होंगे। 1, 2, 3, 4, 8। ओके, 8 हैं। और वाइल 6 क्लोराइड आयन सेंटर पे। एक क्लोराइड आयन जो है कहाँ पे है? सेंटर, मतलब उसके फेस पे। एक, दो, आप यहाँ पे ऊपर ले सकते हो, ये 3 और ये 4, ये 5 हो गए। और ये जो एक इधर आएगा फ्रंट साइड में, ये 6, मतलब 6 हो गए। थोड़ा 3D बनाने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन 3D नहीं होगा। जैसे एक यहाँ हो गया, एक इसके पीछे हो गया, एक ऊपर हो गया, एक साइड में और एक इस साइड में, तो ये 6 हो गए। ओके, और एक नीचे भी होगा, अब 6 हो गए। ओके, तो 6 किधर हैं? फेस पे हैं, 8 जो है कॉर्नर्स पे हैं। ऑन द बेसिस ऑफ इन्फॉर्मेशन हम खुद देख के बता रहे हैं यूनिट सेल के अंदर। ये एक यूनिट सेल के अंदर बताया मैंने, और बहुत सारे यूनिट सेल भी होंगे। तो अभी हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि इनके फेस पे कितने एटम्स आ रहे हैं, पार्टिकल्स आ रहे हैं, कॉर्नर्स पे कितने आ रहे हैं, और एज पे कितने होंगे। एज पे यहाँ पे 4 आ जाएंगे। ओके, तो हमने देखा कि भाई जो यूनिट सेल है, हमें इससे पता चला कॉर्नर्स पे कितने हैं। हर यूनिट सेल उन 8 में से एक है। ये इन 8 में से एक होगा, ये भी इन 8 में से एक होगा, तो 1/8 हम लिखेंगे इसका कॉन्ट्रीब्यूशन। अगर हम कॉर्नर पे देखना चाहें तो 1/8 8 में से, मतलब 8 तो टोटल है और उनमें 8 में से एक कॉन्ट्रीब्यूशन कर रहा है, तो हम इसको डिवाइड करेंगे तो सोडियम क्लोराइड का कॉर्नर पे कितना आ रहा है? हर कॉर्नर पे एक। ओके, पर अगर हम फेस पे देखें, अगर हम फेस पे देखना चाहें, तो अगर हम देखें तो 6 मतलब फेजेज हैं जिसपे 6 क्लोराइड आइन है। सही है, बट दो अगर आप देखो तो दो फेस पे एक दूसरे से क्या हो रहे हैं? हम कह सकते हैं कि शेयर कर रहे हैं दोनों। ईच फेज शेयर विद हम, तो इसलिए हम क्या लगाते हैं उनके लिए? फेज के लिए 1/2 कॉन्स्टिट्यूशन लगाते हैं, जिसकी वजह से हम इन 6 को जो है डिवाइड करेंगे 2 से। सही है, तो हमें मिलेगा 3। तो अब अगर हम इनका टोटल नंबर देखें तो एक तो हमें मिलता है किस पे? अच्छा, ये बीच में क्या होंगे? बीच में जो है, सॉरी, एजेस पे क्या होंगे? एजेस पे जो होंगे वो सोडियम होंगे, अभी हम देखेंगे। ओके, अब आप देख सकते हो कि भाई जो फेस पे थे वो, जो हमें 3 मिले, और कॉर्नर पे 1, कॉर्नर पे हमें 1 कॉन्स्टिट्यूशन मिला, और फेस पे 4। तो उसको हम टोटल करेंगे तो हमें मिलता है हर यूनिट सेल में 4 क्लोराइड आयन सोडियम को जो है मतलब कवर करते हैं। अब हमें ये भी देखना यूनिट सेल। अच्छा, क्रिस्टल लैटिस में कितने कर रहे थे? 6, और एक यूनिट सेल में 4 करेंगे। अब हम अगर सोडियम को देखें तो सोडियम में डिटर्मिनेशन एजेस पे देखेंगे। एज पे देखो 1, 2, 3 और 4, तो एज पे कंट्रीब्यूशन कितना आ रहा है? 1/4। ओके, तो अगर हम 4 को 12 से डिवाइड करें, क्यों? क्योंकि अगर हम देखें तो 4 इधर, 4 इधर, और 4 को आप 4 से मल्टीप्लाई करो, ओ सॉरी 3 से मल्टीप्लाई करो तो 12 आता है। तो 3 से करेंगे तो हमें ये पता चल गया कि कितने जो मतलब एजेस पे, कितने एजेस पे 3 हैं। और अगर सेंटर में बात की जाए, मतलब इस तरह सेंटर में कितने, तो सेंटर पे सिर्फ 1 है। हमें सेंटर पे एक देखने को मिलेगा। अगर मैं देखूँ तो सेंटर पे सिर्फ एक होगा। उसके चारों तरफ इधर कॉर्नर पे क्लोरीन है, एंड यहाँ पे जो है सोडियम है। तो इससे हमें जो इनका सेंटर और एजेस पे पता चला, तो हमें यूनिट सेल मिले 4। तो मतलब 4 सोडियम सराउंड करेंगे ना यूनिट सेल में। एक यूनिट सेल में 4 सोडियम क्लोरीन को सराउंड करेंगे, कवर्ड करेंगे। ओके, आफ्टर दैट अब होती है क्लोज पैकिंग। क्लोज पैकिंग क्या है? लाइक जब ये एटम्स यूँ आपस में अरेंज हुए हैं, तो उनमें बीच में जो है स्पेस रह जाती है, जिसको हम कहते हैं वाइट। ये तीनों अरेंज हुए हैं, इनमें दरमियान में एक स्पेस रहेगा, इसको हम वाइट कहेंगे। इस वाइट को फिलिंग कर देंगे। इस तरह से जो भी वाइट्स को फिलिंग करा जाएगा, इसके ऊपर एक और पार्टिकल एटम रख के, तो इसको हम कहते हैं क्लोज पैकिंग। ओके, तो क्लोज पैकिंग में हम क्या करेंगे? अरेंज करेंगे टाइटली पैक्ड बॉल्स को, ताकि उसके एम्प्टी स्पेस को मिनिमाइज किया जा सके, उसके वाइट्स को कम किया जा सके, और उसकी डेंसिटी को बढ़ाया जा सके। ओके, जस्टिफाई द डेंसिटी।
तीन तरह की क्लोज पैकिंग होती है। हेक्सागोनल, हेक्सागोनल में क्या होता है कि हेक्सागोनल पैटर्न इस तरह बनता है, ए बी, ए बी पैटर्न बनता है, ऐसे चलता रहेगा, ए बी पैटर्न बनेगा। मतलब एक लेयर ए की बनी है, फिर एक लेयर बी की बनेगी, फिर एक लेयर ए की बनेगी, फिर दोबारा से एक लेयर बी की बनेगी। देखो आपको दिख रही होगी कि ए की लेयर एक साथ एक 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 मतलब आप इस तरह कह सकते हो कि दोनों की अरेंजमेंट सेम है, बट बी की थोड़ी सी इनकी अलाइनमेंट जो है थोड़ी बड़ी है ऊपर, मतलब उसमें उसकी लेयर थोड़ी ज़्यादा बड़ी है। तो इनकी जो है अरेंजमेंट इस तरह होगी, और इससे क्या होता है 70%, 74% एम्प्टी स्पेस जो है कवर हो जाती है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग से। इस तरह होगी, पहले ए अरेंजमेंट है, फिर बी है, फिर ए अरेंजमेंट होगी। तो इसको ए बी ए अरेंजमेंट कहते हैं। और ये है फेस सेंटर। देखो ये वाइड्स हैं, इन वाइड्स को फिल करना है। यहाँ पे पहले ए फिल होगा, फिर बी होगा, और फिर सी। इन तीनों की अरेंजमेंट आपको डिफरेंस दिखेगी। ए की अरेंजमेंट अलग है, वहाँ पे आपको ए की अरेंजमेंट दोनों ए की अरेंजमेंट सेम दिख रही है और बी की अरेंजमेंट डिफरेंस दिख रही है। बट यहाँ पे तीनों की अरेंजमेंट डिफरेंट है, बट यहाँ पे दोबारा से जब ए आएगा तो उसकी अरेंजमेंट इसकी तरह होगी, फिर बी आएगा तो उसकी अरेंजमेंट इस बी की तरह होगी, फिर दोबारा सी आएगा। तो इस तरह ए बी सी अरेंजमेंट चलती है, और इससे भी 74% एम्प्टी स्पेस कवर्ड हो जाता है वॉइड का। अब एक और होता है बॉडी सेंटर। बॉडी सेंटर में किस तरह की होती है, ए बी ए सी अरेंजमेंट होती है, जिससे 68% कवर्ड होता है। मतलब अगर पहली लेयर ए है तो दूसरी बी होगी, फिर तीसरी दोबारा से ए आ जाएगी। ए किस तरह पता चल रहा है, क्योंकि दोनों की अरेंजमेंट सेम होगी, बट बी और सी डिफरेंस है। फिर दोबारा से सी की आएगी, एक मतलब ए बी फिर ए सी, फिर दोबारा ए बी फिर ए सी, इस तरह से अरेंजमेंट होगी, और वॉइड्स को फिल किया जाएगा। तो इसको हम कहते हैं क्लोज पैकिंग, ताकि जो है आराम बिल्कुल आसानी से जो है एम्प्टी स्पेस को ख़त्म किया जा सके। इसमें जो है सिर्फ 68% जो है एम्प्टी स्पेस को कवर किया जाता है। तो ये आपको जो है एक टेबल दी हुई है, इसमें बताया गया है कि किस तरह के अरेंजमेंट है इनमें हेक्सागोनल पेस और बॉडी में, बॉडी सेंटर में, और इनका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है कि भाई इसमें 12 है, इसमें 12 है, और इसमें 8 है, और इनमें स्पेस कितनी यूज हो रही है, मतलब कितना परसेंट स्पेस को फिल करा जा रहा है। नाउ व्हाट इज़ लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी को हम इस तरह डिफाइन करेंगे कि भाई फॉर एग्जांपल आपके पास जो है आयंस हैं, आयनिक क्रिस्टल हैं। अभी ये आपके पास सोडियम आयन है, ये क्लोरीन आयन है, ओके। इस पर पॉजिटिव चार्ज है, उस पर नेगेटिव चार्ज है। इसने इस पर पॉजिटिव चार्ज क्यों है, क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज करके क्लोरीन को दिया, और इस पर क्यों है, क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया, ओके। अब ये दोनों एक इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बनाएंगे दोनों में, और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बनेगी इन दोनों में, जो बॉन्ड बनेगा, मतलब बॉन्ड फॉर्मेशन की वजह से यहाँ से अब इनमें बॉन्ड बनेगा, तो उसमें हमें जो है हीट देना पड़ेगी, सॉरी, इनमें से हीट इवॉल्व होगी, मतलब हीट जो है वो हीट जो है यहाँ से जो मतलब रिलीज होगी, क्योंकि जब बॉन्ड फॉर्मेशन हो तो हीट रिलीज होती है, दैट्स एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। और जब इनको हम हीट देंगे तोड़ने के लिए, तो दैट्स एंडोथर्मिक प्रोसेस। तो ये कह रहा है कि जो क्वांटिटी ऑफ एनर्जी जो हमें रिलीज होगी, ओके, जब एनर्जी रिलीज होगी, जब एक मोल ऑफ आयनिक क्रिस्टल बनेगा गैसियस स्टेट में, तो उसको हम कहते हैं लैटिस एनर्जी। तो यहाँ से जब एनर्जी जो रिलीज होगी, उस एनर्जी को हम कहेंगे लैटिस एनर्जी। जो एक मोल ऑफ आयनिक जब एक मोल ऑफ आयनिक क्रिस्टल जब फॉर्म होता है, उसको हम और जो एनर्जी रिलीज हुई यहाँ पे, जो हमारे को एनर्जी रिलीज होती हुई दिखी, उसको हम कहते हैं लैटिस एनर्जी, ओके। इसको हम केजे पर मोल में जो है मतलब इसका यूनिट है, इसको हम डिफाइन करते हैं। और इस तरह से यहाँ पे कुछ जो है मतलब हमें लैटिस एनर्जी के लिए मतलब कुछ और जो है आयनिक क्रिस्टल की लैटिस एनर्जी दी गई है। यहाँ पे आप देख सकते हो लैटिस एनर्जी जैसे कह रहा है कि डिक्रीज होगी कब, जब हम कैटाइन और एनाइन का साइज बढ़ाएंगे, क्योंकि जब आयनिक मतलब हम कहेंगे आयनिक कंपाउंड का जब साइज इंक्रीज होगा उसका जो मतलब, तो फिर उसमें जो है लैटिस एनर्जी क्या होगी, कम होगी। और जितना कम होगा साइज, उतनी ज़्यादा उनकी क्या होगी, मतलब उनका साइज जितना बढ़ेगा उतनी लैटिस एनर्जी कम हो जाएगी, क्योंकि उनमें क्लोजर पैकिंग जो है मतलब अब आप देखो तो अगर हम उनमें क्लोजर पैकिंग ज़्यादा होगी तो उसमें ज़्यादा मतलब एनर्जी रिक्वायर होगी, बट अगर उनमें कम क्लोजर पैकिंग होगी, इसी तरह उनमें जो है कम एनर्जी रिक्वायर होगी। और ये जैसे फॉर एग्जांपल सोडियम फ्लोराइड की लैटिस एनर्जी दी हुई है, यहाँ पे पोटाशियम फ्लोराइड की दी हुई है। अब इन दोनों में इतना डिफरेंस क्यों आ रहा है, क्योंकि स्मॉलर आयनिक मतलब जो रेडियस है वो सोडियम का है, पोटाशियम का थोड़ा सा बड़ा है, इसकी वजह से उनमें जो है डिफरेंस आ रहा है लैटिस एनर्जी का। इस ओके।
तो लैटिस एनर्जी जो है यहाँ पे दी हुई आयनिक सॉलिड की, कुछ यहाँ पे कुछ आयनिक सॉलिड लिखे हैं, उनकी लैटिस एनर्जी दी है, इनको सिर्फ थोड़ा आइडिया होना चाहिए, ओके। और इसको हम जो लैटिस एनर्जी को जो बिल्कुल कंप्लीटली पढ़ते हैं, बिल्कुल मतलब इसको जो वो ये पूरा मतलब बेस्ड किस पे, ये बिल्कुल इनडायरेक्टली बेस्ड है हेस लॉ पे, लैटिस एनर्जी, जिसको हम मतलब जब हम देखेंगे तो हेस लॉ में जब हम आयंस बनाएंगे तो उसमें जो है एक अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी, वो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो रिलीज होगी उसको हम लैटिस एनर्जी कहते हैं, ओके। और फिर उसमें कैलकुलेशंस भी करते हैं, लैटिस एनर्जी को कैलकुलेट करते हैं, और जो है हीट ऑफ फॉर्मेशन वगैरह। तो आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। आज का लेक्चर यही था, पूरा चैप्टर कंप्लीट किया वन शॉट में, ऑल कंसेप्ट्स। अच्छा, इस अभी जो हमने क्लोज पैकिंग पढ़ी थी उससे आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, लेकिन जब हमने अब आप कोऑर्डिनेशन नंबर भी समझ में आ रहा होगा रेडियस रेशो का, कि किस में क्यों ट्राइंगुलर प्लेनर में जो है कोऑर्डिनेशन नंबर है। ओके, इसका जो है आपको एक बार रिवीजन लेना है, इसकी वर्कशीट आई विल प्रोवाइड। आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। अल्लाह हाफ़िज़।